प्रेम कहानियों पर आधारित कई फिल्में हमने सभी ने देखी होंगी। फिल्मों में दर्शकों के मिजाज के हिसाब से प्रेम कहानियों में ट्विस्ट दिए जाते हैं और फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उसकी एडिटिंग तय की जाती है। लेकिन आज हम बात रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की नहीं, बल्कि रियल लाइफ की उन लव स्टोरीज की कर रहे हैं जिसकी एडिटिंग ना तो स्क्रिप्ट है और ना ही उसके ट्विस्ट में किसी की पसंद या नापसंद का ख्याल रखा गया। रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी हैं जिनका अंत फिल्मों की तरह खुशनुमा नहीं हुआ, ना ही तालियां बटोरने वाला हुआ। आज हम आपको देश की उन लव स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं जिनका अंत एक खौफनाक मोड़ पर हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नैना साहनी हत्याकांड रियल लाइफ की 1995 और लव स्टोरी की कहानी आज यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। इस साल 2 जुलाई को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जो कुछ भी जला उसमें जलकर खाक हो गई एक प्रेम कहानी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने ये देखा तो उन्हें लगा कि आग लग गई। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा कि आग लग गई, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागे। जब वह वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर, रद्दी कागज थे, उसे जला रहा हूँ। कुंजू को केशव की घबराहट पर शक था और उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशील शर्मा और नैना में इतना प्यार कि शादी से पहले साथ रहने लगे। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील शर्मा इसी विंग के सदस्य थे। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना साहनी से हो गई। मुलाकात बढ़ी तो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों ने गोल मार्केट में साथ रहना पसंद किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और यूथ विंग कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नैना ने भी DU से पढ़ाई पूरी की और कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। नैना साहनी कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थीं। पार्टी के लिए काम करने के दौरान उन्हें सुशील शर्मा से प्यार हो गया था। दोस्तों, अब हम सुशील से और नैना के चरित्र से भी अवगत हो जाते हैं। सबसे पहले हम सुशील को जानते हैं। सुशील का जन्म राजनीति में आने के लिए हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता बैंक क्लर्क के रूप में काम करके घर के कमाने वाले थे। सुशील की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। कॉलेज के समय से ही वे छात्र नेता के रूप में राजनीति में सक्रिय थे। कई लोग उन्हें एक बेबाक और निर्लज्ज व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। कांग्रेस के छात्र कार्यकर्ता उसे चाकूमार कहते थे, क्योंकि वह कैंपस के प्रतिद्वंदी छात्र नेताओं के पोस्टर काटता था। उसका व्यवहार बढ़ता चला गया और वह लाइसेंस 0.32 रिवॉल्वर रखने लगा और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का अपहरण करने के लिए जाना जाने लगा। अब हम नैना के बारे में जानते हैं। नैना साहनी भी सुशील की तरह निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आई थीं। उनके पास धन और प्रतिष्ठा की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और सपनों से इसकी भरपाई की। उन्हें हमेशा राजनीति में दिलचस्पी थी। उनके पिता एक आयुध कारखाने में स्टोर कीपर थे। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना को फ़ोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर यह हुआ कि नैना का राजनीति से मोहभंग हो गया। अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, इसे लेकर नैना ने तैयारी शुरू कर दी। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी हाथ में वोदका का गिलास पकड़े फ़ोन पर किसी से बात कर रही थीं। तभी सुशील आ गए।
नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में ये चल रहा था कि नैना फ़ोन पर किससे बात कर रही थीं। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फ़ोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबा दिया। उधर से फ़ोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फ़ोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज़ मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कौन है? ये मतलूब वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शंका थी कि इसका नैना के साथ अवैध रिलेशन है। फ़ोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज़ में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? मतलूब से। नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबाल मारने लगा। पिस्टल में 4 गोलियां भरीं और 3 नैना पर चला दी गईं। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल ली। 4 गोलियां भरीं और 3 नैना पर दाग दी गईं। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी चटक कर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पास से होते हुए जमीन पर फैल गया। तो शायद ऐसा ना होता, आपका करियर खराब ना होता। नहीं, बिल्कुल सच बात है, ये लगने के इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी के बाहर देखा। जब उसे लगा कि किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। लाश को कार में रखा और यमुना ब्रिज पहुंच गया। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चादर से बांधा। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिग्गी में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा था कि वह वहां से फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट इंतजार करने के बाद उसका दिमाग घूमा और वह लाश को लेकर अपने वगिया रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वगिया रेस्टोरेंट पहुंचे सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उससे कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा लें। केशव कुछ पूछ पाता इससे पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा। स्टाफ के लोगों को 25-25 रुपये देकर घर भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद सुशील ने केशव को पूरी घटना बताई। घटना को सुनते ही केशव चौंक गया, लेकिन फिर उसने दोस्ती का हवाला दिया और दोस्तों जैसी बातें करने लगा कि तू दोस्त की मदद नहीं करेगा, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दोस्ती के नाम पर केशव को शायद ये इल्म भी नहीं था कि वो कितने बड़े गुनाह में शामिल हो गया। फिर दोनों सोचना स्टार्ट करते हैं कि इस लाश का आखिर करें क्या। तो फिर दोनों ने दिमाग लगाया कि इस लाश को हम तंदूर की भट्टी में जला देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह थी कि तंदूर की भट्टी का मुँह बहुत छोटा था, इसमें लाश को नहीं जलाया जा सकता था। तो फिर दोनों ने प्लान बनाया कि लाश के कई टुकड़े कर लेते हैं, फिर इसे तंदूर की भट्टी में डाल देते हैं। सुशील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह छोटा था, लाश पूरी तरह नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर तंदूर में डालना शुरू कर दिया। सुशील सब कुछ जल्दी ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो। केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगीं। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने ये देखा तो उन्हें लगा कि आग लग गई। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा कि आग लग गई, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागे। जब वह वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा कि क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर थे, रद्दी कागज थे, उन्हें जला रहा हूँ।
कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इसकी पुष्टि भी कर दी। को इसी फ्लैट में गोली मारकर मौत के घाट उतारा था उसके पति। घटना इतनी सुशील शर्मा भयानक ने थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थीं। वह नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने इनकाउंटर का मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किए और 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। घटना के 8 दिन बाद सुशील ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद वह 20 साल तक लगातार जेल में रहा। फांसी की सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सज़ा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये हत्या उसने निजी वजह से की है। समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने इस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया था। उसने कहा उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं है। 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। फ़िलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वह कहाँ है और किस हाल में है, इस बारे में उसका कुछ भी पता नहीं है। मैं मानता हूँ, ये मेरी राय है, किसी कानून की राय नहीं है, एक नैसर्गिक न्याय के तौर पर, कि इन मामलातों में दोनों को पहले देखना चाहिए कि आखिर क्या घटना थी, किस वजह से ये हुआ था। मतलब एक ऐसा आरोप लगाकर सज़ा नहीं देनी चाहिए जो बिल्कुल कानून में लिखी किताब की तरह हो, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि अगर तुमने किसी की जान ले ली तो तुम्हें ये सज़ा हो जाएगी। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में किसी की जान ली गई है, ये भी तो देखना चाहिए ना। इस घटना में हम ये देख सकते थे कि उसने धोखा दिया तब उसकी जान गई है। तो किसी की सज़ा कम या ज़्यादा होना उसकी घटना को देख कर तय होना चाहिए कि किन घटनाओं में किसी ने किसी की जान ली है, ये देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम विक्टिम को, जिसने विक्टिम के साथ अन्याय किया है उसकी सज़ा की बात तो करते हैं, लेकिन उसने वो अन्याय किया क्यों है, इस बात को देखकर भी अगर हम उसके साथ सज़ा जैसी बर्ताव करेंगे, सज़ा देंगे, तो मुझे लग रहा ज़्यादा बेहतर होगा। 20 साल की सज़ा मिली थी सुशील को, लेकिन उसने ये क्यों किया, इस बात को भी आसानी से देखना चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये सिर्फ लड़के के खिलाफ ही देखना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, सबके खिलाफ ये बात लागू होनी चाहिए कि आखिर उसने गुनाह किया तो क्यों किया था, क्या वजह थी।